फैक्ट्री से डेंजरस गैसेस लीक हो रही हैं, बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। और जब ओनर के पास गए तो ओनर ने बोला मेरी कोई गलती नहीं है, बट फैक्ट्री तो उसी की थी और गैसेस भी उसी की फैक्ट्री से लीक हो रही थी। तो क्या उसका ये बोलने से कि उसकी कोई गलती नहीं थी वो बच जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो क्या ओनर बच पाएगा? नहीं, क्योंकि लॉ में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे अपन बोलते हैं लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, तो वो उसे बचने नहीं देगा। आज इसी टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। एक बार इसकी मीनिंग रीड कर लेते हैं। A circumstance in which the defendant is held criminally liable for his actions even though his criminal intent is absent। तो नॉर्मली लॉ में क्या होता है, अगर किसी से कोई गलती होती है तो पहले वो गलती प्रूव करनी पड़ती है। किसी को पनिशमेंट देने से पहले या किसी से कंपनसेशन दिलवाने से पहले उसको वो गलती प्रूव करनी पड़ती है। या कुछ भी नेग्लिजेंस भी होता है, लापरवाही भी होती है, तो उसे प्रूव करना पड़ता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें गलती प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लॉ आपको रिस्पॉन्सिबल मान लेगा। उसी चीज़ को अपन बोलते हैं लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब डिफेंडेंट को उस सिचुएशन के लिए लायबल माना जाए, भले उसकी इंटेंशन नहीं थी कुछ भी गलत करने की, पर जो हुआ है उससे वो डायरेक्टली उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट का मतलब क्या होता है। लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट का सिंपल मतलब है कि किसी भी पर्सन जिससे गलती हुई है उसे गलती प्रूव किए बिना ही लीगली उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा उस गलती के लिए। क्या गलती की है वो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने लापरवाही से कुछ हुआ है, कुछ ऐसा प्रूव ही नहीं करना है। डैमेज इतना ज़्यादा है कि वो खुद ही बोल देता है कि सामने वाले ने इतनी भयानक गलती कर दी है कि अब कुछ और बोलो ही मत, कुछ और प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ, लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट का एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक कंपनी है, मान लो एक फैक्ट्री है, उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस लीक हो रही हैं। और जब वो डेंजरस गैसेस लीक हो रही हैं उससे बाहर बहुत लोगों को मतलब इफेक्ट पड़ा है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई है। अब उसको कोई बोल रहा है तो वो तो बोल रहा है मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सारे प्रिकॉशंस लिए, हमारे जो वर्कर हैं वो मास्क पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट लॉ उसको लीगली रिस्पॉन्सिबल मानेगा उस गलती के लिए, उसे प्रूव किए बिना ही, क्योंकि बाहर जो लोग हैं उन्हें उससे इफेक्ट हो रहा है उस चीज़ से। जो गैसेस रिलीज हो रही थी वो डेंजरस गैसेस थी और वो उसके कंट्रोल में थी। वो चाहता तो इस चीज़ में काम नहीं करता, बट अब अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो उसमें वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। ये दो टाइप की बेसिक लायबिलिटी होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दूसरी होती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। पहले हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होते हैं उसको समझते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस। ये बहुत मेनली पूछा जाता है एग्जाम्स में, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस। इस केस को मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एक पर्सन ने अपने लैंड पे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनवाया। रिजर्वायर के नीचे ना ओल्ड माइन शाफ्ट्स थे, जो दूसरे पर्सन के माइन शाफ्ट्स थे ना, नीचे ओल्ड माइन शाफ्ट्स थे जो कि पहले प्रॉपर्ली डिस्कवर नहीं किए गए, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। जब रिजर्वायर में पानी भरा गया ना तो वो पानी लीक होके दूसरे बंदे के माइन शाफ्ट्स में चले गया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, डैमेज हो गया बहुत ज़्यादा। तो कोर्ट का रिस्पांस क्या आया? ऑब्वियसली जिसको डैमेज हुआ है वो कोर्ट तो जाएगा ही, वो कंप्लेन तो करेगा। उसने जब कंप्लेन की तो कोर्ट का क्या वो जजमेंट आया? कोर्ट का ये बोलना था अगर आपके लैंड पे कोई डेंजरस चीज़ होती है जो दूसरे को डैमेज पहुंचाती है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। उसी को अपन बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस केस में ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंस प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है कि नेग्लिजेंस प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई भी डेंजरस चीज़ अगर आपके लैंड को एस्केप करके दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है, दूसरे की ज़मीन पे पहुंच के नुकसान पहुंचा रही है,
तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर हो, आपको उसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। कब मानी जाती है कि चीज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आती है, कब मानी जाती है? ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके वो सिचुएशन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में काउंट होती है। सबसे पहले कोई डेंजरस चीज़ हो, डेंजरस चीज़ से मतलब है कुछ डेंजरस गैसेस हो गई या कुछ भी ऐसा जो बहुत डेंजरस है, हजार्डस है, ठीक है, उसका नॉन नेचुरल यूज़। डेंजरस चीज़ पहले तो आप अपनी जो फैक्ट्री है, जो भी ज़मीन है, उस पर डेंजरस चीज़ लाए हो, फिर उसका नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे हो। मतलब नॉन नेचुरल यूज़ मतलब अनयूजुअल, जो नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, वो कोई अलग सा यूज़ कर रहे हो, उसका नॉन नेचुरल यूज़ करते हो, फिर वो चीज़ वहाँ से निकल के दूसरे के पास पहुँच जाती है, जिससे सामने वाले को डैमेज पहुँचता है। तब वो सिचुएशन बनती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की सिचुएशन, जिसमें आपको कुछ भी बचाव नहीं मिल सकता है, जिसमें आप डायरेक्टली इस सिचुएशन के जिम्मेदार खड़े होते हो कि आपकी वजह से सामने वाले को डैमेज हुआ है। अपन समझते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं। अगर एक्ट ऑफ गॉड है, सबसे पहले मान लो अगर फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो फिर कोई वो एक्सेप्शंस है, उस चीज़ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी काम नहीं करेगी। सेकंड है प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, मतलब जिसको लगा है, जिसको नुकसान हुआ है, उसकी खुद की गलती की वजह से उसको नुकसान हुआ है, तो भी वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन हो जाएगा, फिर उस पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगी। थर्ड है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब नुकसान किसी तीसरी पार्टी की वजह से हुआ है, सामने जिसकी चीज़ थी उसकी कोई गलती ही नहीं थी, तो इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से। ओके, एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस था जिसमें ओलम गैस लीक हुई थी। ओलम गैस लीक होने की वजह से बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ था, और ये केस किधर पहुंचा था? ये केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया था इस केस में, आइए वो जान। कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था इस केस के बाद, इस केस में, कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़, कोई फैक्ट्री अगर डेंजरस एक्टिविटी करती है, तो वो डायरेक्टली डैमेज के रिस्पॉन्सिबल है, उसको किसी भी चीज़ से बचाव नहीं मिल सकता है। ऐसे मतलब क्या है, बचाव नहीं मिल सकता है मतलब इसमें नो एक्सेप्शंस। इधर पे कुछ एक्सेप्शंस थे ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, इसमें इस तरीके के कोई भी एक्सेप्शंस नहीं आएंगे। इसमें डैमेज हुआ है मतलब कंप्लीट डायरेक्टली लायबल है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस कंसीडर किए जाएंगे, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंडियन कॉन्सेप्ट माना गया है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ही अराइज हुआ है ये कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। आज हमने समझा लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है, दोनों का केस समझा। ये सब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंशन करना, और उनका क्या जजमेंट आया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे ये इंडियन कॉन्सेप्ट पे है, इसमें क्या है, रिस्क थोड़ी, ये थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है, बट ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आप इस दोनों के बेसिस पे डिफरेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें एक्सेप्शंस है, इसमें नो एक्सेप्शंस है, ऐसे आप डिफरेंस भी इजीली लिख सकते हो अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।